ओम शांति। आज हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि ये बेहद का विश्व नाटक पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है और ये विश्व नाटक एक चक्र के रूप में अनादि समय से चला आ रहा है और अनंत तक उसको चलना है। लेकिन ये जो विश्व नाटक है वो विश्व नाटक कोई रैंडम या हैबिचुअल ड्रामा नहीं है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक लॉफुल ड्रामा है। तो आज ये विश्व नाटक कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है उसकी हम चर्चा करेंगे और पूरे विश्व नाटक को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो विश्व नाटक है वो किस तरह से खेला जा रहा है इस सृष्टि रंगमंच के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि this world drama which is being played between man, matter and God is not an accidental, haphazard, random or unstable, but it is a lawful, systematic, balanced, harmonious and sequential drama. Now, who are the actors of this world drama? इस विश्व नाटक में कौन एक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं और कौन डायरेक्टर हैं, कौन सा स्टेज है और कौन सा नेपथ्य है, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। तो हमने 3 लोग की ज्योग्राफी को लास्ट टाइम समझने की कोशिश की कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स जो है वो 3 लोकों में बटा हुआ है, साकारी, आकारी और निराकारी। तो हम जो आत्माएं हैं मूल परम धाम के निवासी हैं, जो कि इस विश्व नाटक के संदर्भ में यदि देखा जाए तो उसको हम नेपथ्य कहेंगे, द प्लेस बिहाइंड द स्क्रीन। तो बिहाइंड द स्क्रीन से फिर फ्रंट ऑफ स्क्रीन हम आते हैं कोई भी नाटक जब खेला जा रहा है तब। तो ये परम धाम जो है वो वास्तव में हमारे लिए नेपथ्य है और उस नेपथ्य से फिर हम रंगमंच के ऊपर पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। तो ये सृष्टि जो पृथ्वी ग्रह है, ये धरती जो है वो हमारे लिए रंगमंच है। तो वहां से हम बिंदी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं और शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके फिर हम अपना पार्ट बजाते हैं। तो ये बॉडी हमारे लिए कॉस्ट्यूम है विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए, और हम आत्माएं इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। और ये विश्व नाटक का डायरेक्टर बिल्कुल स्वयं परमपिता परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य ही इतना श्रेष्ठ कर्तव्य है कि वो ही इस विश्व नाटक का नियामक भी है, डायरेक्टर भी है। तो नेपथ्य हो गया परमधाम, रंगमंच हो गया हमारी ये पृथ्वी, हम सभी आत्माएं एक्टर्स और परमात्मा है विश्व नाटक का डायरेक्टर। तो आइए उसका सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा। देखो पहले मैंने यहाँ पर देख लेते हैं, देयर आर 6 बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ जिसको हम कहेंगे। तो 6 सिद्धांत हैं। उसमें जो पहला सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, माना विश्व नाटक की शाश्वतता का सिद्धांत। माना ये विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है, अर्थात अनादि समय से चला रहा है और अनंत तक उसको चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रामा बिगिनिंगलेस है और ये ड्रामा एंडलेस है। नेगेटिव इन्फिनिटी से चला रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसको चलना है। इसका मतलब ये ड्रामा स्वयंभू है, माना न किसी ने उसकी शुरुआत की है, न कभी कोई इसका अंत लाने वाला है और अंत आने वाला है। तो ये विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है। तो अभी वो किस तरह से हम उसको प्रूव करेंगे या उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो पहले हम समझेंगे। लॉ का स्टेटमेंट तो मैंने कर दिया कि वो शाश्वत और सनातन है, अनादि समय से चला आ रहा है, अनंत तक चलना है।
ये लॉ का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों शाश्वत है, क्यों सनातन है। तो सबसे पहले तो इस विश्व नाटक का जो एक्टर है, आत्मा जो है, और साथ साथ में उसका डायरेक्टर भी परमात्मा है, वो भी एक आत्मा ही है। लेकिन ये दो की विशेषता क्या है, क्योंकि हमने दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में हमने देखा कि ये दोनों जो सत्ताएं हैं या दोनों जो एंटिटीज हैं, शटल एंटिटीज हैं, कॉन्शियस एंटिटीज हैं, वो अनादि समय से उसका अस्तित्व है, अनंत तक उसका अस्तित्व बना रहना है। माना दोनों शाश्वत और सनातन है, वो नित्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो जब इस विश्व नाटक का एक्टर और उसका जो डायरेक्टर है वो खुद अनादि अविनाशी हैं, शाश्वत और सनातन है, अजर अमर हैं, तो फिर विश्व नाटक अमर होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए कि विश्व नाटक की शुरुआत कोई पर्टिकुलर टाइम पर हुई, तो उसके पहले ये विश्व नाटक की शुरुआत हुई, उसके पहले ये एक्टर कहाँ थे, क्या करते थे, व्हाट दे वर डूइंग, और परमात्मा डायरेक्टर का ये जो विश्व नाटक के हैं वो कहाँ थे और क्या करते थे। तो ये विश्व नाटक की ये जो आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता और सनातनता का वजूद जो है, वजूद जो हम कहेंगे, वो विश्व नाटक की शाश्वतता में समाया हुआ है। ये विश्व नाटक यदि शाश्वत और सनातन नहीं है, तो फिर आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता या सनातनता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंगलेस है। इसलिए विश्व नाटक की शाश्वतता में ही आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा की शाश्वतता समाई हुई है। इसलिए यह विश्व नाटक शाश्वत और सनातन होना चाहिए। फिर आप प्रकृति के तत्व, क्योंकि ये तीन एजेंसी के बीच में खेला जा रहा नाटक है, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। तो ये प्रकृति जो है, वो प्रकृति भी शाश्वत सनातन, ये तो साइंस ने प्रूव करके बता दिया है कि प्रकृति के जो तत्व हैं वो भी अनादि अविनाशी हैं। क्योंकि हम जब स्कूल में, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा और मैंने तो पढ़ाया भी है, वो लॉ ऑफ इटर्निटी, जैसे आत्मा का जो शाश्वतता है, परमात्मा भी शाश्वत सनातन है, प्रकृति के तत्व भी शाश्वत सनातन है, वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है और पढ़ा भी रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड, उसका मैटर का क्रिएशन हो ही नहीं सकता है, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड एंड मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो, क्योंकि ये तो अनादि समय से है ही और अनंत तक वो मैटर रहने वाली है, तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन भी संभव नहीं है। मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन उसका नहीं हो सकता है। माना अनादि समय से प्रकृति के तत्व का अस्तित्व है और अनंत तक ये प्रकृति के तत्वों का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए जब पुरुष, प्रकृति और परमात्मा तीनों यदि शाश्वत और सनातन है, तो फिर इस विश्व नाटक शाश्वत और सनातन ही होना चाहिए। और ये तीनों की शाश्वतता और सनातनता का वजूद, ये भी विश्व नाटक की शाश्वतता में ही समाया हुआ है। इसलिए ये विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है, किसी ने उसको, उसका सर्जन नहीं किया है, अनादि समय से चला रहा है, अनंत तक वो चलना है। आइए, तो ये सिद्धांत तो मुझे लगता है कि सबकी समझ में सरलता से आ गया होगा। इसी तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, वो भी यही कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये विश्व नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा खुद इस विश्व नाटक का क्रिएटर नहीं है, गॉड इज नॉट द क्रिएटर। बेसिकली गॉड के लिए हम रचयिता जो शब्द यूज करते हैं वो भी ठीक नहीं है। गॉड इज द ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ही इज नॉट द क्रिएटर। क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसको कह सकते हैं, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाता नहीं है, पुराने को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ही इज द ट्रांसफॉर्मर,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आयरन एज से गोल्डन एज में विश्व का परिवर्तन करना, वो परमात्मा का कर्तव्य है। तो नई दुनिया के रचयिता शब्द हम यूज कर सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश होता है, लेकिन वो पुराने से नया बनता है, कुछ नया सर्जन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस विश्व नाटक में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं पर भी क्रिएशन नहीं है, कहीं पर भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। आइए अभी दूसरा सिद्धांत जो है लॉ ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, विश्व नाटक की चक्रीयता का सिद्धांत, कि विश्व नाटक चक्र के रूप में चला रहा है। तो हम तो अभी तक उसके स्टेटमेंट करते हैं, लोगों को बता दिया कि भाई ये गीता में भी लिखा हुआ है कि विश्व नाटक चक्र के रूप में चल रहा है, लेकिन इस सैद्धांतिक रूप से चक्र में ही चलना चाहिए। देखो अभी उसकी सिंपल प्रूफ है कि कोई भी परिवर्तनशील प्रक्रिया, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कोई भी परिवर्तनशील प्रक्रिया यदि अनादि समय से चली आ रही है और अनंत तक उसको यदि चलना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक होना चाहिए। ये साइंस का सिद्धांत है, नहीं तो वो अनादि अनंत हो ही नहीं सकती है। यदि साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हर क्षण विश्व में परिवर्तन होता है। आज अभी ये जो अभी आज का जो एक सेकंड के ऊपर वो जो स्टेटस है, दूसरे समय दूसरे सेकंड पे उसका स्टेटस वो नहीं रहता है विश्व का। तो ये पूरा विश्व नाटक जो है परिवर्तनशील है, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यदि साइक्लिक नहीं है, तो ऊपर का जो हमने देखा कि अनंत तक उसको चलना है, तो यदि वो साइक्लिक है तभी जा करके वो अनंत तक चल सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि उसकी मान लीजिए कि साइक्लिक नहीं है, लीनियर है, हाँ इंग्लिश में उसको लीनियर या नॉन लीनियर है, तो भी उसका शुरू बिगिनिंग होगा और उसका एंड भी होगा। आइए थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर गौर करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपने पढ़ा हो तो पता नहीं आपने ये कहाँ तक पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा तो स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पर आपने देखा कि ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन को नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नहीं हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ओनली साइक्लिक, जैसे वो साइन थीटा कॉस थीटा, आपको याद है नहीं है पता नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा स्कूल के अंदर आप लोगों ने। तो वो सब साइक्लिक फंक्शंस कहा जाता है, उनको नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए ये विश्व नाटक यदि शाश्वत और सनातन है और परिवर्तनशील है, यदि परिवर्तनशील नहीं है तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये परिवर्तनशील है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है वो ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक होना चाहिए, तभी वो इन्फिनिटी तक चल सकता है, नहीं तो ये पूरा एंड अप हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ साइक्लिसिटी जो है उसको हम समझेंगे। देखो ये लॉ ऑफ इटर्निटी जो है वो, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट्स सब डिस्कस कर लिए हैं। आइए ये लॉ ऑफ साइक्लिसिटी के बारे में हम समझते हैं। वर्ल्ड ड्रामा इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मिंग। As per the law of physics, any transformation or variation taking place from negative infinity to positive infinity has to be cyclic in nature. नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता है। Hence, if you look minutely, we will find that everything in the world is cyclic. As per the example, day and night, tree from the seed and seed from the tree. तो ऐसे भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम देखें भी तो इस विश्व के अंदर सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक है। ये डे एंड नाइट का साइकिल है, 24 आवर्स उसका पीरियडिक टाइम है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। किसी को पूछो, अरे बड़े साइंटिस्टों को पूछो किसी, तो फिर पहले नाइट या पहले डे, तो उसका उत्तर उसके पास नहीं है। पहले बीज या वृक्ष, तो उसका उत्तर उसके पास नहीं है, क्योंकि बीज में से वृक्ष होता है और वृक्ष वृक्ष बीज देता है। तो पहले कौन, अंडा पहले या मुर्गी पहले?
तो उसका भी उत्तर किसी के पास नहीं है। तो ये साइकिल चला आता है। दूसरी एक बात कि इस विश्व के अंदर जितनी भी गति, मोशन जो है, एब्सोल्यूट मोशन 2 प्रकार की होते हैं। एक रिलेटिव मोशन, सापेक्ष और निरपेक्ष गति, माना रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी एब्सोल्यूट मोशन आप देखेंगे तो आइदर इट इज रोटेशन और रिवॉल्यूशन। लीनियर मोशन जो होती है, एक ट्रेन स्ट्रेट रेल पे जाती हैं, तो वो स्ट्रेट मूवमेंट है, उसकी लीनियर मोशन है, लेकिन रिलेटिव टू द अर्थ। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी अपनी एक्सिस के आसपास घूमती रहती है, सूर्य के आसपास भी घूमती रहती है। तो आप देखेंगे तो जो एब्सोल्यूट मोशन ट्रेन की होगी वो तो रिवॉल्यूशन की है या रोटेशन की है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई किसी की भी मोशन जो होती है, तो आइदर वो रोटेशन की है या रिवॉल्यूशन की है। तो इसी तरह से एक आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, बाहर वालों ने लिखा था। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कर लिखा था कि एवरीथिंग गोज इन रिदम, माना सब कुछ दुनिया के अंदर साइकिल के रूप में जाते हैं। और फिर बाद में आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर उन्होंने प्रूव करके बताया कि ये विश्व नाटक जो है, नाटक के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर उन्होंने वहां पर एक एक्सप्लेनेशन ये भी दिया गया कि कई चीज हमको रैंडम लगती हैं, तो रैंडम जो लगती हैं दैट इज आल्सो नथिंग बट द कॉन्ग्लोमरेशन या सुपरइम्पोजिशन ऑफ वेरियस साइक्लिक फिनोमेना विच डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। कि कई प्रकार की साइक्लिक फिनोमेना का जब सुपरइम्पोजिशन हो जाता है या कॉन्ग्लोमरेशन हो जाता है, तो फिर एक हमको लगता है कि ये कुछ रैंडम है। जैसे कि एक फ्लैश होता है, तो फ्लैश के पीछे भी बहुत सारे सिस्टमैटिक साइक्लिक फिनोमेना उसमें कार्यरत होते हैं। देखो आपने, फिर मैं दोबारा मैथमेटिक्स के ऊपर आता हूँ, तो मैथमेटिक्स में भी एडवांस मैथमेटिक्स का विषय है, एक फोरियर सीरीज करके आता है। तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन जो कि साइक्लिक नहीं है, फिनोमेना जो है, उसका उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज में जो फंक्शंस होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये भी यही बताता है कि जो कुछ भी आपको कुछ रैंडम लगता है या हैफेजर्ड लगता है, वो भी सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेरियस साइक्लिक सिस्टमैटिक साइक्लिक फिनोमेना का सुपर इम्पोजिशन है। तो ये आइडिया फोरियर को कैसे आया? तो फोरियर वॉज बेसिकली ए सेलर। उस जमाने में तो सेलिंग करते थे, तो ही वॉज अ सेलर। तो जब उसने देखा कि एक एक सी वेव्स जिसको हम बोलते थे, सी वेव्स चारों तरफ से आ रहा है, कुछ वेव्स इधर से आ रहे हैं, कुछ वेव्स इधर से आ रहे हैं। वो वेव्स तो बिल्कुल सिस्टमैटिक हैं, हाँ? लेकिन जब वो वेव्स एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, तो फिर उसमें से एक फ्लैश डेवलप होता है। लेकिन आफ्टर एवरी फ्लैश, ये सिस्टमैटिक जो वेव्स हैं, जिसको हम साइक्लिक वेव्स कहेंगे, वेव्स आर ऑलवेज साइक्लिक, तो उसका सुपर इम्पोजिशन हुआ, उसकी वजह से फ्लैश डेवलप हुआ। इसलिए कई फिलोसोफरों ने ऐसा एक स्टेटमेंट किया कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ऑक्सिलेटिंग। तो ये ऑक्सिलेशन एंड जो वाइब्रेशन है वो भी साइक्लिक फिनोमेना है। तो ये भी साइंस ने भी अभी स्वीकार किया है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज साइक्लिक। तो ये विश्व नाटक भी साइक्लिक है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में भी ये मान्यता ही है। उन्होंने, सब लोगों ने कहा है कि विश्व नाटक एक साइकिल के रूप में है। और करीब 19 सिविलाइजेशन, 19 या 19 18 19 सिविलाइजेशन हो गए। जैसे कि रोमन सिविलाइजेशन है, ग्रीक की सिविलाइजेशन, बेबीलोन की संस्कृति है, अब मेसोपोटामिया की संस्कृति है, हमारी हड़प्पा की है, मोहनजोदड़ो की, बहुत सारी सिविलाइजेशन हो चुकी है। तो उन सभी, मेजोरिटी सभी सिविलाइजेशन ने ये विश्व नाटक को साइक्लिक माना है।
ज्यादातर। लेकिन अभी तो साइंस ने प्रूव करके बता दिया कि यदि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अनादि समय से यदि चला आता है और अनंत तक उसको चलना है तो वो साइक्लिक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये विश्व के अंदर सब कुछ जो है वो साइक्लिक है। और हमारे गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया ही है कि विश्व नाटक एक चक्र के रूप में चला आता है और वो चक्र के दो भाग जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, और फिर ब्रह्मा के दिन के भी दो पार्ट हैं, ब्रह्मा के रात्रि के भी दो पार्ट बताए। ब्रह्मा के दिन के दो जो भाग हैं वो अच्छा है, दिन है, इसलिए गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, सतयुग एंड त्रेता युग। और ब्रह्मा की रात्रि के दो भाग हैं, द्वापर एंड कलयुग हैं। और उसके बाद फिर साइकिल तो रिपीट होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, इस तरह से ये रोटेशन साइकिल का चला आता है। आइए अभी तीसरे सिद्धांत के ऊपर हम आते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा। देखो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये समझने में ही सबको डिफिकल्टी है। हमारे ब्राह्मणों में भी कई सालों से ज्ञान में चलने वाले जो हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेशन। जब हुबहू पुनरावर्तन की बात आती है ना तो सब लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन एक बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है और उसको आइडेंटिकली रिपीट होना ही है। देखो हमने देखा कि विश्व नाटक परिवर्तनशील है और यदि वो शाश्वत और सनातन है तो ये परिवर्तन साइक्लिक होना चाहिए। देखें, नहीं तो वो अनादि अविनाशी नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी होता है साइक्लिक होना चाहिए। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। आइए, उसका सिर्फ साइक्लिक होना पर्याप्त नहीं है। यदि साइक्लिक है तो भी वो अनंत तक नहीं चल सकता है। इसलिए सिर्फ दूसरी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जी, इसलिए मैंने पहले ये एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि वो ड्रामा तो साइक्लिक है, ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक है, लेकिन हर साइकिल में उसका आइडेंटिकल रिपीटेशन नहीं होता है और साइकिल में के अंदर कभी वेरिएशन जो आता है तो पूरी जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो कॉन्वर्ज होगी और या तो फिर वो डाइवर्ज होगी। उसको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो वो कॉन्वर्ज होके डाई आउट हो जाएगी। यदि डाइवर्जेंस हो जाता है तो फिर एक्सप्लोजन होगा और उसका अंत होगा। इसीलिए इसका साइक्लिक होना वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसका आइडेंटिकल रिपीटेशन होगा तभी जा करके वो अनंत तक चलेगी, नहीं तो फिर उसका अंत होगा। साइक्लिक है फिर भी उसका अंत हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिकल रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इफ द वर्ल्ड ड्रामा इज इटर्नल, it is not enough that it should be cyclic only, but it should also repeat identically. Otherwise, it cannot continue up to infinity. Hence, this drama being played between man, matter, and God is repeating every cycle identically. अब देखिए नीचे बताया है कि क्या डाइवर्जेंस क्या है, कॉन्वर्जेंस क्या है। If it doesn't repeat identically, then either the system will converge and end up or diverge and explode. दोनों में उसका अंत है। इसलिए इसका आइडेंटिकल रिपीटेशन होना जरूर है, जरूर है। यदि आइडेंटिकल रिपीटेशन होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बताया है, इसमें देख लीजिए आप। लॉ ऑफ साइक्लिसिटी में हम वापस आते हैं। देखो एक ग्राफ में एक साइकिल बताया है, तो ये साइकिल यदि आइडेंटिकली रिपीट होता है तो वो फिर अनंत तक चलेगा। देर इज नो कन्वर्जेंस, देर इज नो डाइवर्जेंस। जैसे हम कहते हैं कि टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, वैसे तो मिलते ही नहीं है, टू पैरेलल लाइन कैन नेवर मीट, लेकिन फिर कहेंगे हाँ मिलेगी तो फिर इंफिनिटी पे मिलेगी। तो ये कंसेप्ट वही है कि यदि आइडेंटिकल साइकिल का रिपीटेशन होता है तो वो अनंत तक चलेगा। यदि आइडेंटिकल रिपीटेशन नहीं होता है तो
वो अनंत तक नहीं चल सकता। ठीक है, तो आइए अभी उसको और रीति से एक एग्जाम्पल दे करके मैं बताता हूँ। देखिए हमारे वहाँ शास्त्रों में भी है, हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा मानते आए, मोक्ष जो मुक्ति जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हम कुछ साधना करते हैं तो फिर उस साधना के माध्यम से हम मुक्ति को पाते हैं, माना फिर हमको इस चक्र में आने की दरकार नहीं है। वो मानते हैं कि आत्मा मतलब जो ब्रह्म तत्व से निकली हुई है और फिर ब्रह्म तत्व में वो लीन हो जाती है, फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की कोई दरकार नहीं है। चलो मान लेते कि उनकी बात सच है, तो क्या होगा अभी? अब देखो, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर साइकिल में 5 या 6 या 10 कुछ आत्माओं ने साधना की, तपस्या की, और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ठीक है, अभी उनको तो फिर पार्ट प्ले करने के लिए नहीं आना है। चलो आत्मा बिंदी बिंदी में समा गई, ब्रह्म तत्व में समा गई, मतलब उसने अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया, उसका इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस था आत्मा का वो समाप्त हो गया, पार्ट भी समाप्त हो गया। चलो दूसरा साइकिल आया, दूसरी 4 आत्माएं कि 5 आत्माओं को मोक्ष मिल गया, मुक्त हो गई। तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ साइकिल क्या होगा? Will there be anyone to play a role in this particular drama? There won't be anyone to play the role in the drama. तो भाई ड्रामा तो एंड अप हो जाएगा। इसीलिए इस विश्व नाटक में एक्टर्स भी फिक्स है और हर एक का रोल भी फिक्स है, और उसको वो रोल जो असाइन किया गया है वो रोल उसको आइडेंटिकली रिपीट करना है। और ये ड्रामा भी इतना बैलेंस ड्रामा है, किसी आत्मा के लिए मैं, आप देखो डेप्थ में जाएंगे ना, ये तो शुरू ज्ञान का क्या है कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हमने समझ लिया। आप डेप्थ में जाएंगे, किसी भी आत्मा को इस विश्व नाटक में इनजस्टिस नहीं है, सभी का रोल अच्छा है, सभी का रोल अच्छा है। जो एक जन्म लेने वाला है, जो 84 जन्म लेने वाला है, सभी के रोल में बैलेंस है। हम कैसे कह सकते हैं 84 जन्मों वाले का रोल अच्छा है और एक जन्म वाले का नहीं है? बाबा तो एक भी नहीं लेता है। सबसे अच्छा रोल किसका है विश्व नाटक के अंदर? सबसे अच्छा रोल, उसकी महिमा भी सबसे ज्यादा है। किसका सबसे अच्छा रोल है? परमात्मा का रोल सबसे अच्छा है। सब लोग कहेंगे परमात्मा का रोल अच्छा है, लेकिन वो एक भी जन्म लेता है? एक भी जन्म नहीं लेता है। देखो वो तो कहता है मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ, तुमको वर्षा देता हूँ, स्वर्ग की स्थापना करके मैं तो परम धाम चला जाता हूँ। तो ये शिशु नाटक बहुत ही बैलेंस्ड, इसलिए मैंने बैलेंस्ड ड्रामा बोला है, सिस्टमैटिक ड्रामा है। किसी आत्मा से कोई इनजस्टिस नहीं है। जितना जो आत्मा जितना चढ़ता है उतना वो गिरता भी है। बैलेंस ड्रामा में कम कम चढ़ता है तो कम गिरता है, सभी का पार्ट बैलेंस्ड है। तो इस तरह से लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हमको समझ लेना चाहिए। तो हर एक का पार्ट, फिर लोग उस ड्रामा को उल्टी रीति से लेते हैं कि भाई अभी ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे। ये बात ठीक नहीं है, ये समझ नहीं। इसका ढाल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो हो चुका वो ड्रामा प्लान हुआ, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, वी हैव फ्रीडम टू एक्ट। आप कैसे मान लेते हो? देखो ये पूरा कर्म के सिद्धांत, क्योंकि छठा सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधी सीधी बात। और आपको करने से कौन रोक रहा है भाई? यू हैव फ्रीडम टू एक्ट, बिल्कुल फ्रीडम है आपका, तो फ्रीडम का उपयोग करो। और अभी तो पूरा परमात्मा ने इतना श्रेष्ठ हमको ज्ञान दिया है, तो क्या सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, सब कुछ हमको तो नॉलेज है। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, और हर कर्म का परिणाम क्या है, सब कुछ पता है। एंड यू हैव फ्रीडम टू एक्ट, देन व्हाई शुडंट वी एक्ट? तो ये उल्टा नहीं लेना है ये ड्रामा को कि भी मेरा जो ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे। ड्रामा जब निश्चित ही है ड्रामा, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है?
तो ये भी ड्रामा को उल्टा उठाना है। तो कई ब्राह्मण जो हैं, काफ़ी ब्राह्मण से जो कंफ्यूज्ड है, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा वंडरफुल ड्रामा है, जिस ड्रामा के अंदर मुझे एक्ट करने का पूरा फ्रीडम है। मैं जिस तरह से एक्ट करना चाहूँ कर सकती हूँ, और कर्म के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो जो पाना चाहूँ मैं पा सकती हूँ। ये सिद्धांत है। आइए अभी हम नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अभी ये जो 3 सिद्धांत हैं, वो 3 सिद्धांत के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन को ले सकते हैं। किसी का है क्वेश्चंस? मैंने 3 सिद्धांत जो लॉ हैं विश्व नाटक के डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी का क्वेश्चन इसमें है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? हाँ, सुनाई देता है ना सबको? हेलो? ओम शांति प्रफुल्ल भाई। हाँ हाँ, है कोई क्वेश्चन? हाँ आपका? नहीं नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपने जो समझाया वो तो हम समझ रही है, लेकिन हमारा पार्ट हम चेंज करना चाहते हैं। सपोज हमें एक प्रीति बहन, आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। नेक्स्ट साइकिल में सपोज हमें समर्पित बीके बनना है, हमारा रोल हम नेक्स्ट साइकिल